वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आइए पापा वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया है। ये थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का एक महा सीरीज है। अगर आपने इसे कंप्लीट किया तो यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन आपका एक थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपके एग्ज़ाम में अकाउंट से तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है, पापा वीडियो का मतलब ये है कि आपके सारे टॉपिक अकाउंट के 10+2 के जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर वाइज प्लस में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, कुछ अकाउंट के फॉर्मेटिंग, सब हम डिस्कस करेंगे। इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये फुल सीरीज़ है आपके अकाउंट के लिए। इनफ है। इनफ का मतलब एक चीज़ भी इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक टॉपिक को यहाँ कवर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं से कोई क्वेश्चन उठाया हो, कोई VVI क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने पूरा बुक का है ना, पूरे बुक का मैंने थ्योरी कलेक्ट किया है और समरी बनाया है और आपके लिए बेहतरीन तरीके से मैंने इसके लिखा है। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों, आज का क्लास है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साझेदारी क्या होता है, इसके बाद इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप इसे पॉज कर लें, इसे बंद कर दें, फर्स्ट वीडियो देखें और आप उसे नोट करें, एक फेयर बना लें। पूरे एग्ज़ाम तक आप इसी को रिवीजन करें, इससे बाहर नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो एक बुक बना लें, एक नोटबुक बना लें आप अपना थ्योरी का प्लस ऑब्जेक्टिव का। चूँकि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके रिजल्ट में, और हमारे बिहार बोर्ड में तो इसका बहुत बड़ा योगदान तो है ही। 50% आपका ऑब्जेक्टिव है। थ्योरी पढ़ेंगे और प्लस में ऑब्जेक्टिव नोट्स पढ़ेंगे तो आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं बीच बीच में सारे फैक्ट आपको बताता रहूँगा डीपली। शुरू करें तो आप लोग स्टार्ट कर देंगे, लिखेंगे साथ में, राइट। चलिए वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते चले जाएंगे, एक है ना, समय देंगे क्वेश्चन को समझने में। सबसे पहले बात करते हैं साझेदारी क्या है ना। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साझेदारी से। तो साझेदारी बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि दो व्यक्ति आपस में जब मिलेंगे किसी बिजनेस के पर्पज़ से, ठीक है, किसी बिजनेस के पर्पज़ से मिलेंगे, है ना, कि हम दोनों मिलकर कुछ पूंजी लगाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉफिट होगा आपस में बांटेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा मतलब। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने एवं उसे प्राप्त, है ना, लाभ और हानि को आपस में बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं। ठीक है, सहमति बहुत ज़रूरी है। जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ सहमति बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सहमति को साझेदारी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि दोनों अगर ये सहमत हो गया कि हम ये काम करेंगे, है ना, और जो लाभ हानि होगा उसे आपस में अपने समझौते के अनुसार बांट लेंगे, तो ये हमारी साझेदारी चल पड़ेगी। ठीक है, अब साझेदारी की विशेषता पढ़ेंगे। सबसे पहले आप नोट डाउन करें इस परिभाषा को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करें। दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। अकेले व्यक्ति के बिजनेस को साझेदारी बिजनेस नहीं कहते, उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। ठीक है, साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, 50 व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्ति। ठीक है ना। 2014 के नियम 10 के अनुसार, ये ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख देना है इसमें कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति एक साझेदारी फॉर्म में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बात समझ में आ रही, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो साझेदारी की सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसे आप डीपली आप नोट करें। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा टॉपिक देखेंगे समझौता। साझेदारी के लिए दूसरा विशेषता यह है कि कम समझौता तो होना ही चाहिए, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। ठीक है, समझौता तो होना ही चाहिए। बिना समझौते के आप बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, ऐसे नहीं कि आँख मूंद के कहीं भी बिजनेस में पैसे लगा दिए, समझौता होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो। दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। पहला टॉपिक क्या था, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। दूसरा टॉपिक है कि समझौता होगा। साझेदारी का निर्माण साझेदारों की आपसी सहमति से होता है। ये सहमति लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लिखित या मौखिक हो सकता है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता भी दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा साझेदारी में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 50।
साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं? आपका जवाब होगा 2। ठीक है, साझेदारी उत्पन्न होता है कहाँ से? तो सहमति से उत्पन्न होता है, समझौते से उत्पन्न होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समझौता हो सकता है, ऑप्शन देगा लिखित मौखिक दोनों, क्या जवाब देंगे? तो दोनों जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 3 देखिए। 3 है वैधानिक व्यवसाय। बिजनेस ऐसा करेंगे जो कानूनी तौर पर मान्य हो। ठीक है, अमान्य बिजनेस को आप साझेदारी में ना करें। ठीक है, चूंकि आप साझेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अगर चोरी छिपे बिजनेस करना है तो साझेदारी में तो कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो साझेदारी का मतलब वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय आमतौर पर कानूनी तौर पर मान्य होना चाहिए। चौथा यह है कि संचालन। अगर मान लो कि 50 साझेदार है किसी बिजनेस में, 50 साझेदार किसी बिजनेस में प्यारे बच्चे, तो 50 साझेदार अपना अपना दिमाग लगाएगा तो बताओ क्या काम होगा, है ना। मान लिया जाए कि 50 साझेदार के पास बहुत दिमाग है, बहुत समझदार लोग हैं, फिर भी 50 के दिमाग, 50 के सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग अलग होगा, तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। तो एक काम को 50 आदमी 50 तरीके से करेगा तो काम खराब हो जाना है। ठीक है, इसलिए क्या है कि व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा, अगर कम सम पार्टनर है तो सब कर लें, या साझेदारों में से किसी एक को सहमति से उसको आप साझेदारी के मैनेजमेंट, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए उसे आप मैनेजर चुन लें। ठीक है, तो साझेदारी संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा जिसमें सब सहमत हो जाए। अगला टॉपिक है असीमित दायित्व। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, कि साझेदारों का दायित्व होता है तो असीमित। ऐसा नहीं कि आपको इतना ही काम करना है। आप पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का मतलब सहयोग, सहयोग का मतलब आप जितना दे सकते हैं। ठीक है, इसका लिमिटेशन नहीं है। 6 है लाभ कमाना एवं विभाजन करना। व्यवसाय में क्या है कि लाभ कमाना है और आपस में सहमति से बांटना है। ठीक है, ये साझेदारी का बिजनेस का विशेषता है। आप नोट करें, मैं जूम करके आपको आपके स्क्रीन पर फुल कर देता हूँ, है ना। इसे नोट करें और इसे पढ़ते रहें। तो पहला टॉपिक क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरा टॉपिक क्या है? समझौता। तीसरा टॉपिक क्या है? वैधानिक व्यवसाय। और चौथा टॉपिक क्या है? संचालन। पांचवा टॉपिक असीमित दायित्व। छठा टॉपिक लाभ कमाना और आपस में बांटना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साझेदारों के क्या क्या अधिकार होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साझेदारों के अधिकार को आप समझाएं, तो आप आंसर करेंगे व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। साझेदार जितना भी होगा सबका हक होगा कि बिजनेस में जितना भी काम हो रहा है सब में वो हिस्सा ले। दूसरा, पुस्तकों को देखने का अधिकार। व्यवसाय में कितने हिसाब किताब है सब देखने का हक सब साझेदारों को है। ठीक है, अगला है सभी मामलों में अपना हिस्सा देने का अधिकार है। ये है कि सारे मामले, बिजनेस में कोई भी काम सभी साझेदारों के हिस्सेदारी से ही होना है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी साझेदार को इग्नोर कर देंगे तो फिर वो साझेदार नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर आपकी वजह से कोई क्षतिपूर्ति हो जाती, किसी को हो जाती है, मतलब किसी पार्टनर की वजह से कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है बिजनेस में, तो आपको हक है कि आप उसे अपनी क्षतिपूर्ति करवाएं। जैसे कि मान लो कि अगर आपने अपना शेयर किसी को सेक्रीफाइस किया है तो आपका शेयर तो क्षति हो रहा है, तो आपको पूरा हक है कि उस शेयर के बदले में आपको पैसे दूसरा साझेदार चुकाए। पांचवा टॉपिक है अवकाश ग्रहण करने का हक। आपको हक है कि जब चाहे आप अवकाश ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी के दबाव से। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अपने द्वारा दिए गए ऋण पर 6%, यहाँ पर ये 100 होगा, प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का अधिकार, पूरा हक है आपको। ठीक है, कि अगर पूंजी के अलावा अग्रिम या लोन आप बिजनेस में देते हैं तो आपको पूरा हक है कि आपको 6% की दर से ब्याज दिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अग्रिम और ऋण पर ब्याज कितने % की दर से होता है। तो साझेदारी संलेख में लिखा हो तो ठीक है, न लिखा हो तो कम से कम 6% बंदे को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिकार की बात हो गई, ये आप नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। आइए क्वेश्चन टॉपिक नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो जहाँ अधिकार की बात है फिर वहीं दायित्व की बात होनी चाहिए कि हक सिर्फ लेने नहीं आएंगे, अपनी जिम्मेदारी भी आप निभाएंगे। सबसे पहली बात कि जब लाभ में आपका हक है तो हानि में हिस्सा लेने की आपका कर्तव्य भी है। ऐसा नहीं कि लाभ जब हुआ तो आप बिजनेस में आ गए, हानि हो गया तो बिजनेस से अलग हो जाइएगा, ये गलत बात है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यवसाय के हर बुरे वक्त में आप साथ रहें। और दूसरा है समय से काम करने का कर्तव्य, आप समय से काम करें, सबके साथ मिलकर काम करें, साझेदारों के प्रति वफादार रहें, किसी साझेदार के साथ कोई धोखा आप न करें, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है। चौथा टॉपिक है साझेदार की लापरवाही से हुई हानि की भरपाई। अगर आपकी लापरवाही से कोई बिजनेस में नुकसान हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि आप उसकी भरपाई करें। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। क्या क्या था?
हानि में हिस्सा लेना, समय से काम करना, शायद दूसरे साझेदार के प्रति वफादार रहिए, कभी कोई गलत काम ना करिए और साझेदार की लापरवाही से हुए, आपकी लापरवाही से अगर कोई हानि होती है तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि उस हानि की भरपाई आप करें। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख क्या है? तो साझेदारी संलेख को प्यारे बच्चों इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट तो समझते ही हैं कि जब कोई काम होता है तो पेन पेपर पर। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि मौखिक, एग्रीमेंट का मतलब लिखित होता है। एग्रीमेंट जब भी होता है लिखित होता है। ठीक है, पेन पेपर पे होती है, राइट ना, पेपर पे आप नोट करेंगे सारी चीज़ों को। तो साझेदारों के आपसी अधिकार, साझेदार का क्या हक होगा, क्या दायित्व बनेगा, बिजनेस में आप काम करेंगे तो आपका हक भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अपने अधिकार के लिए आप आ जाएंगे और जिम्मेदारी निभाने की बात जब होगी तब आप साइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपका क्या हक है, क्या दायित्व है, यह सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, और लिखित पर संविदा तैयार किया जाएगा, लिखित है ना, लिखित रिटन एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा और जिसे साझेदारी संलेख कहा जाएगा। ठीक है, मतलब एक पेपर लिया जाएगा, है ना, फॉर्मेट आता है, उसमें सारी बातें व्यवसाय से संबंधित, पार्टनर का क्या हक है, क्या जिम्मेदारी है, सारी बातें उसमें लिखी जाएगी और वो जो पेपर है उसको साझेदारी संलेख कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। साधारण शब्दों में आप याद रखेंगे कि जब हम मान लो कि हम कोई पार्टनर से, किसी आदमी से बिजनेस करते हैं तो हम उसको लिखवा लेंगे। ठीक है, उससे लिखवा लेंगे तो हमारे साथ धोखा वो नहीं करेगा, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आप इसे नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, कई बार क्वेश्चन पूछा है साझेदारी संलेख की विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु का मतलब यह है कि इसमें लिखा क्या जाता है, साझेदारी संलेख में आखिर लिखा किया जाता है। तो सबसे पहले जनरली कम से कम ये तो पता रहे कि आप जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरों के नाम क्या है। ठीक है, फॉर्म का नाम क्या है, सबसे पहले फॉर्म का पता, इसका मुख्य व्यवसाय, प्रकृति क्या। ठीक है, मतलब फॉर्म का क्या नाम रखे। कोई भी बिजनेस चलती है तो उसका नाम होता है भाई, जैसे मान लो कि बंधन बैंक है तो नाम तो है, जैसे कोई भी बिजनेस है ना, रिलायंस है, नाम तो है। ठीक है, तो फॉर्म का नाम, पता तथा मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय किस प्रकार का है, किस तरह के बिजनेस है, ये भी लिखना होगा। प्रत्येक साझेदार का नाम लिखिए, पता लिखिए, मोबाइल नंबर का ज़माना है, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ लिखिए। ठीक है, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा लिखिए कि किसने कितना लगाया। कल को ये ना कहे कि 50 लगाए थे और फिर कल को कहे कि मैंने 1 लाख लगाया, लिखवा लीजिए उसको। साझेदार की पूंजी, ऋण और आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी, पूंजी पर ब्याज क्या होगा, ऋण पर ब्याज क्या होगा। अगर कोई पार्टनर, आहरण का मतलब ये होता है कि अपने यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालता है तो उस पर ब्याज क्या होगा, ये चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, लिखनी होगी। लाभ विभाजन का तरीका, किस तरह से लाभ को बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ये पता होना चाहिए। आहरण की शर्तें, कैसे आप पैसा निकालेंगे। मान लिया जाए किसी पार्टनर को मजबूरी है, पैसा निकालना है बिजनेस से, तो किस शर्त पे वो पैसा निकालेगा बिजनेस से। ठीक है ना। आगे है साझेदार को दिए जाने वाले वेतन। अगर कोई पार्टनर वक्त से ज़्यादा काम करता है, जैसे मान लो कि ए नाम का कोई पार्टनर है, बी नाम का कोई पार्टनर है, ए ने पैसे लगाए, बी काम कर रहा है, तो बी भाई बिजनेस में नौकर की तरह काम कर रहा है, तो बी को वेतन भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए। ठीक है, तो कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये बातें उसमें लिखी जाएगी। साझेदार है ना, साझेदार प्रवेश, साझेदार का प्रवेश अवकाश मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने में नियम, मतलब यह है कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस में आना चाहता है या कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, ये सारी बातें पहले से तय की जाएगी, मतलब उसमें लिखी जाएगी एग्रीमेंट में। साझेदारों के बीच विवादों का निपटारा करने वाली जो विधि है, क्या क्या विधि होगी, कोई विवाद आता है तो क्या अपनाया जाएगा, कहाँ जाया जाएगा, कौन सा नियम अपनाया जाएगा, किस तरीके से विवाद को निपटाया जाएगा, ये सारी बातें उसमें लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है खातों की रचना कैसे करेंगे, उसका ऑडिटिंग करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, ये सारी बातें इत्यादि वो तमाम बातें साझेदारी संलेख में शामिल किया जाएगा, जिससे साझेदारी को चलाना है और जो साझेदार के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप लिख लेंगे। हाँ, बिजनेस बिना लिखे भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजनेस बिना एग्रीमेंट का भी होता है ना, लेकिन जब वो रोता है तब बहुत रोता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए, है ना। तो यही मसला है। देखिए अगला टॉपिक उसी से जुड़ा है कि अगर साझेदारी एग्रीमेंट ना हो, अभाव हो जाए, मतलब एग्रीमेंट ना हो, बहुत यकीन था कि ये मेरा दोस्त मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, अब फिर जब विवाद उत्पन्न हो जाए तो कानून ने अपने बचाव के लिए सब काम कर रखा है, कानून ने अपना कानून बना रखा है 1932।
ठीक है। साझेदारी अधिनियम क्वेश्चन पूछा जाए कि साझेदारी अधिनियम से आप क्या समझते हैं, कब पारित हुआ, तो 1932 में। इसमें कई बातें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, ये बहुत वीवीआई टॉपिक भी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है ना, रिजर्व क्वेश्चन टाइप है ये आपके फाइनल एग्जाम में। तो अगर अग्रीमेंट है तो ठीक है, सारी बातें उसमें लिखी होगी, जैसे लिखा है वैसे करना है। लेकिन एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर करेंगे चुपचाप। कोई चाहे कितना भी चिल्ला ले, है ना, कितना भी कह ले, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, लाभ हानि को विभाजन बराबर बांटेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन कैसे करेंगे, तो ऑप्शन रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें आपका आंसर वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा बराबर बराबर। ये बात समझ में आ गई। दूसरा टॉपिक, साझेदारों को वेतन कमीशन नहीं दीजिएगा, ठीक है। वेतन कमीशन रेयर है ना, पार्टनर है तो वेतन कमीशन क्यों लेगा। रेयर कभी कभी तब हो जाता है जब पार्टनर काम करता है ज़्यादा, तो ये बात एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि काम करते हैं नहीं करते हैं, कहाँ तक हम फंसेंगे, तो वेतन कमीशन हम नहीं देंगे। आगे है, पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, आहरण करेगा उस पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा, और ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़रूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, तो इक्वल होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज कितने % की दर से होगा, 6% की दर से। क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बच्चों इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब बात आई है साझेदारों की, तो साझेदारों के लिए हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। साझेदारों के लिए जो खाते रखे जाएंगे, है ना, उसको हम 2 आधार पे बनाएंगे। 2 आधार का मतलब ये है कि हम जो साझेदारों के लिए खाते रखेंगे उसके 2 आधार होंगे। पहला आधार ये होगा कि हम पूंजी को स्थिर भी मान सकते हैं, पूंजी को परिवर्तनशील भी मान सकते हैं। सुनिए इस बात को कि पूंजी को स्थिर मानने का क्या मतलब। पूंजी को स्थिर मानने का मतलब यह है कि ये पूंजी मेरी फिक्स रहनी चाहिए। आप अकाउंट खुलवाते हैं ना भाई, तो उसमें फिक्स डिपॉजिट का एक ऑप्शन आता है, उसमें से आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी टाइमिंग न फूट जाए, राइट ना। उसी तरीके से पार्टनरशिप भी करता क्या है कि पूंजी को स्थिर कर देता है। भाई पूंजी में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन पूंजी में जब कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में हिसाब किताब रखने के लिए एक अलग से अकाउंट होना चाहिए। ये बात आप दिमाग में क्लिक करिए, ठीक है, कि अगर पूंजी में हम कुछ नहीं करेंगे तो हिसाब किताब जो साझेदारों का बनेगा, लाभ में हिस्सा बनेगा, आहरण पे में हिस्सा लेना है, उसमें जो और भी बहुत सारी वेतन बनेगा, कमीशन बनेगा, तो वो सब कहाँ देंगे। पूंजी में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पूंजी कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, इसमें पूंजी दिखाया, बात खत्म हो गया, ठीक है। कभी ऐड किया तो हम दिखाएंगे, नहीं किया तो पूंजी में ही ऐड किया तो दिखाएंगे, नहीं किया तो कोई हिसाब नहीं दिखाएंगे। तो भाई हिसाब करने के लिए और अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। और अकाउंट होना चाहिए, ठीक है सर, होना चाहिए। एक बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जब पूंजी स्थिर मानेंगे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसमें 2 खाते बनाएंगे, ठीक है। एक है पूंजी खाता, दूसरा है चालू खाता, ठीक है। पूंजी खाते में आप सबसे पहले पूंजी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसा कि आपको पता है। इसके बैलेंस को बाय बैलेंस विधि दिखाएंगे। अगर कभी ऐड होता है तो ठीक है, जनरली ऐसा होगा नहीं, यहाँ दिखाएंगे, इसको लाके बैलेंस सीधी यहाँ दिखा देंगे, बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं करना। बाकी जो हिसाब किताब होगा वो यहाँ होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। देखिए अब रही बात करंट अकाउंट की, तो उसका बैलेंस सीडी भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो। चूँकि हिसाब किताब वाला है तो इसमें ज़्यादा पैसा भी लोग निकाल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बैलेंस विधि दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे बाय में, मतलब जो कैपिटल में ऐड होगा बाय में, जो कैपिटल से लेस होगा टू में। सुन लीजिए, कैपिटल में जो ऐड होगा बाय में और जो कैपिटल से लेस होगा वो टू में, ठीक है। तो क्या क्या ऐड होगा कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस क्या होगा, तो भाई जो ड्राइंग करेगा वो लेस होगा, और ड्राइंग पर ब्याज बनेगा वो लेस होगा, लॉस में हिस्सा होगा वो लेस होगा। ये बैलेंस अगर रहेगा अकाउंट में तो दिखाइएगा, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली ये दिखेगा, लेकिन डेबिट भी हो सकता है, ठीक है। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करके जब आप लाएंगे तो अगर इस साइड में से इस साइड को घटाएंगे टू बैलेंस सीडी इधर लिखेंगे, अगर इस साइड में से इस साइड को घटाएंगे बाय बैलेंस सीडी इस साइड लिखेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन लमसम सब जगह जहाँ जहाँ पार्टनरशिप आप पढ़ते हैं, जितने चैप्टर भी पार्टनरशिप के हैं वहाँ ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यदि पूंजी को अस्थिर माना जाए, तो अस्थिर का मतलब यह है कि हम इसी पूंजी में
सारा हिसाब किताब कर सकते हैं। मतलब हम इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा हिसाब किताब कर सकते हैं, अलग से ये अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आइटम है सबको ऊपर ले जाकर ऐड कर दीजिए एक ही अकाउंट में, ठीक है। मैंने भी वही काम किया है, पेस्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। तो जब आपका पूंजी अस्थिर हो तो आपको क्या करना है, बस बैलेंस विधि दिखाना है पूंजी का, और जितना भी अमाउंट आपने उधर करंट अकाउंट में दिखाया वो इसी अकाउंट में दिखाएंगे और इसी अकाउंट से लेस करेंगे और इसी अकाउंट में बैलेंस कर देंगे, बात खत्म। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि पूंजी अगर स्थिर होगा तो वहाँ 2 अकाउंट बनेगा, और पूंजी अगर अस्थिर होगा तो पूंजी अगर अस्थिर होगा तो वहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। कुछ बातें मैंने और नोट कर दिया यहाँ पे। पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभ की पूंजी पर लगानी है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज लाभ का विनियोजन है, इसलिए हानि होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ये बात आप जान लीजिए। अस्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन चालू खाते का शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो बताना कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कि पापा वीडियो का ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा होगा, है ना। इनफ है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। उम्मीद है कि ऐसा कंप्लीट सीरीज आपको ना मिले कहीं, ठीक है। चलिए, अस्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले खातों की संख्या बताइए। अस्थायी पूंजी खाते में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो पूंजी अकाउंट फिक्स रहेगा, तो हिसाब किताब के लिए एक चालू अकाउंट खुलेगा, तो पूंजी खाता और चालू खाता 2 अकाउंट खुलेगा। और परिवर्तनशील में भाई पूंजी में ही सारा हिसाब कर दो, अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक खाता। पूंजी में परिवर्तन देखना, पूंजी का शेष इस खाते में 2 खाते हो गए इस विधि में, अस्थायी पूंजी में। तो एक तो पूंजी खाते का शेष आप बताइए, और दूसरा परिस्थिति में हाँ ठीक है, चालू खाते का शेष यहाँ बताना था, है ना। तो पूंजी खाते का शेष इसमें क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, और चालू खाते का शेष डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। इसमें जो खाते का शेष है वो अक्षर बदलेगा, परिवर्तनशील पूंजी है चूँकि इसमें हिसाब किताब भी हम करेंगे तो अक्षर बदलेगा। समायोजन देखिए, इसमें जितना भी हिसाब किताब करेंगे अस्थायी पूंजी खाते विधि में, जितना भी हिसाब हम दिखाएंगे वो सब चालू खाता में दिखाएंगे, चूँकि मैंने आपको कहा पीछे, ठीक है। और इसमें जितना भी हिसाब किताब दिखाएंगे वो सीधे पूंजी खाता में दिखाएंगे, ठीक है। खातों की प्रकृति और शेष देखिएगा। पूंजी खाते में जो पूंजी खाते होते हैं उसका सदैव क्रेडिट शेष होता है, लेकिन जो चालू खाता होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पूंजी खाता होगा, इस चालू खाते को यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, हिसाब किताब उसी में कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके भी डेबिट क्रेडिट शेष हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पूंजी खाते का शेष होता है तो ऑप्शन देगा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और ऑप्शन सी में देगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों, तो आंसर आपको लगाना है क्रेडिट। लेकिन क्वेश्चन अगर ये दे दे आपसे कि चालू खाते का शेष होता है तो आपको आंसर लगाना है डेबिट और क्रेडिट दोनों, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखने से कभी मत कतराइए, लिखने से हज़ारों फायदे हैं, ठीक है ना, बहुत फ़ायदे हैं। चलिए, मैं भी लिखता हूँ, ये नोट कर लीजिए। चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक है हमारा अस्थायी खाता और चालू खाते में अंतर बताना है। तो अस्थायी खाता अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये स्थिर पूंजी खाता विधि में, तो वहाँ जो अस्थायी खाता है वहाँ जो चालू खाता है उसमें क्या अंतर। तो पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहेगा, समान रहेगा, अस्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा समान रहेगा, और चालू खाते का शेष हमेशा बदलता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। सामान्य समायोजन, इसमें पूंजी पर ब्याज, आहरण, समायोजन, वेतन इत्यादि इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अस्थायी पूंजी है, समझ में आ रहा है। और जो जितने भी समायोजन हैं उसको हम चालू खाते में लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। पूंजी का आसान, यह खाता साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी प्रदर्शित करता है, चूँकि हमने आपको जस्ट बताया पीछे, मैं आपको फिर समझाता हूँ। चलो देखो, ये अंतर पूछा जा रहा है आपसे, इस खाते में और इस खाते में अंतर पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ तो यही से पूंजी दिखाते हैं, इसमें सारा समायोजन हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं, यही जवाब देना था आपको, ठीक है, समझाता हूँ मैं। तो समायोजन जितना है सब हम पूंजी खाता में नहीं करेंगे, सारा समायोजन हम चालू खाता में करेंगे।
पूंजी के अंशदान समझ गए, इसमें पूंजी का अंशदान दिखाया जाता है, इसमें पूंजी का अंशदान नहीं दिखाया जाता है। मतलब जो पूंजी आपने लगाया वो पूंजी खाता में रहेगा, चालू खाता में नहीं जाएगा। यह हमेशा जमा शेष दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि पूंजी खाते का शेष हमेशा जमा होता है और चालू खाते का शेष जमा और डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। जमा का मतलब क्रेडिट, नाम का मतलब डेबिट। फिर से सुनिए, नाम का मतलब डेबिट, जमा का मतलब क्रेडिट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं। तो यह खाता हमेशा पूंजी खाते का शेष नहीं दिखाता और इस खाते में का डेबिट और क्रेडिट शेष दोनों रहता है, ये याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। तो फटाफट से आप नोट कर लें इसे, वीडियो को पॉज करके मैं स्क्रीन पे कर दे रहा हूँ। चलिए, हो गया क्लियर। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साझेदारों का लाभ विभाजन कैसे करेंगे। साझेदारों के बीच में जब लाभ कमा लेते हैं हम बिजनेस में, तो लाभ कमाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से उसी ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से बनाते हैं पीएल अकाउंट। उस पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको लेकर आते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरों के हिसाब किताब के लिए। तो वो जो लाभ का विभाजन है वो हम लोग करते हैं किस अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अर्थात लाभ हानि नियोजन खाता। इसी को लाभ हानि विनियोजन खाता कहते हैं। मतलब ये है कि ट्रेडिंग के नीचे हम लोग पीएल बनाते हैं और पीएल के नीचे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल में जो कमा लिए वो लेकर आएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ताकि हम पार्टनर को दे सकें। बात समझ में आ रही। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। सिंपल सा बात है कि लाभ हानि खाते के नीचे उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। अब साझेदारों में हिसाब किताब कर देंगे उस पैसे का। ठीक है, यह खाता है ना जो साझेदारों में लाभ का बंटवारा प्रदर्शित करता है। यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ का बंटवारा प्रदर्शित करता है। मतलब लाभ को कैसे बांटा गया ये इस खाते में पता चलता है। किस खाते में, तो लाभ हानि खाते में तो हम लोग लाभ निकालते हैं बिजनेस का, लेकिन लाभ हानि विनियोजन खाते में हम लोग लाभ को बंटवारा दिखाते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनरों के बीच में कैसे बढ़ता है लाभ। ठीक है, बात समझ में आ रही। 11th में पढ़ना था लाभ हानि खाते तक, 12th में हमको पढ़ना है पार्टनरशिप में क्या करेंगे। तो बिजनेस तो वैसी होगी, लेकिन पार्टनरशिप में जब रहेगी तो एक अकाउंट नीचे में बढ़ेगा उस पार्टनरों के लिए। बात समझ में आ रही। चलिए, इस खाते को शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज से क्रेडिट करते हैं। जो शुद्ध लाभ है, जो आहरण पर ब्याज है, चूँकि पार्टनर से आहरण पर ब्याज लिया जाता है तो ये भी व्यवसाय के लिए प्रॉफिट है। पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट कमाए वो, और अभी जो साझेदारों से ब्याज के तौर पर पैसा लिए, आहरण पर ब्याज साझेदारों से लिया जाता है, वो दोनों प्रॉफिट है। तो इन दोनों प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिख देंगे, बाय में लिख देंगे। बहुत सिंपल है, बाय का मतलब प्रॉफिट का साइड क्रेडिट होता है। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। ये चाहे तो आप याद कर लीजिए, सीमित फॉर्मेट है इसका। ठीक है, ये चीज़ें लिख दिया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है, तो आप जवाब देंगे कि लाभ हानि विनियोजन खाता से आशय उस खाते से है जो साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लाभ हानि विनियोजन खाते का फॉर्मेट खींचिए, इसको याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कई बार लॉस रहेगा तो यहाँ दिखाइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे 2 में, देना है पार्टनरों को। सैलरी टू पार्टनर 2 में, कमीशन टू पार्टनर 2 में। कई बार क्या होगा कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो 2 में रिजर्व कर देंगे और जो पैसा बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब जो प्रॉफिट है वो इस साइड में, और इस प्रॉफिट में से जितना भी विनियोजन आप करेंगे पार्टनरों को देंगे, चाहे वो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दें, सैलरी के रूप में दें, कमीशन के रूप में दें, या इसको बचा के रख लें, फिर जो बच रहा है उसको बंटवारा कर दे। तो जो पार्टनरों को हम दे रहे हैं वो सब 2 में देंगे। मतलब यहाँ पैसे को इकट्ठा करेंगे और यहाँ इस साइड में बंटवारा करेंगे। ठीक है, बंटवारे के कई रूप हो सकते हैं, या तो हम इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे दें, या हम सैलरी के रूप में पैसा दें, कमीशन के रूप में दें, या बचा के रख लें, या जो बचे उसको बंटवारा रेशियो में कर दें। ठीक, ये हो गए। चलिए, यहाँ सी का कैपिटल है ABC। जैसे 3 पार्टनर रहेगा तो 3 पार्टनर का नाम दीजिए। सबसे पहले इसका परिभाषा नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद इस फॉर्मेट को नोट करिए और पढ़ते रहिए एग्जाम तक। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इसमें कुछ बातें हमने नोट किया है, लेकिन वो पढ़ने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है आपको थ्योरेटिकल पॉइंट से, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको मदद करेगा, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। यदि साझेदार के ऋण पर ब्याज, किराया, मैनेजर का कमीशन या कोई समायोजन जो साझेदारी से बाहर की बात है पहले से दिया रहे, तो इसको लाभ हानि विनियोजन खाता में नहीं लिखिएगा। लाभ हानि विनियोजन खाता में उतना ही लिखिएगा जितना मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा कोई भी आइटम होगा तो आप इसमें नहीं लिखेंगे। ये सब पीएल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए।
अगर आपको कमीशन निकालना पड़ जाए, राइट ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़े, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का रूल सीधा सीधा है, कैपिटल लगाइए, रेट लगाइए, टाइम लगाइए, ठीक है। और नीचे में रेट का 100 लिखिए, टाइम अगर मंथ में है तो 12 लिखिए, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मेट है, टोटल ड्राइंग लिखिए, रेट लिखिए, टाइम लिखिए। यहाँ टाइम का स्पेलिंग गलत हो गया, उसको ठीक कर लीजिएगा। टाइम लिखिए और बटे में 100 लिखिए, 12 लिखिए, बहुत सिंपल, ठीक है। इसके जो कंडीशनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होते हैं वो बहुत इजी होते हैं निकालने। कई बार आपको कह देगा, हालांकि ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट से नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आप पहले नोट कर लें इस रूल को। उसके बाद कई बार आपको कंडीशन देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, कि इसने 12 महीने तक निकाला, 6 महीने तक निकाला, 9 महीने तक निकाला। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है सीधे कि जो फर्स्ट ड्राइंग है उसके बाद का क्या समय बचता है, जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद का क्या समय बचता है, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आप निसार अहमद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख कर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसको पेपर पे नोट कर लें, ये चीज़ आप नोट करेंगे तो इसका ट्रिक आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल याद करने के लिए आपको इतना याद करना पड़ेगा। चलिए, राइट। इंटरेस्ट ऑन कमीशन जब आपको निकालना होगा तो कमीशन के 2 तरीके हैं। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर, है ना, बिफोर जब रहेगा तो रेट लगाएंगे, रेट अपॉन 100, ठीक है। लेकिन अगर आपको कमीशन आफ्टर कमीशन रहेगा, कमीशन आफ्टर कमीशन अगर रहेगा, फिर बच्चों ये आफ्टर लिखा रहेगा तो ऊपर में रेट लिखेंगे और नीचे में 100 प्लस रेट लिखेंगे, ठीक है। डॉक्टर एस के सिंह के बुक में आप पीछे में कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं, 1-2 आप उसे बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट का पार्ट नहीं है, आप जान लें, थ्योरी में नहीं पूछा जाता है। फिलहाल हम लोग थ्योरी को कवर कर रहे हैं। चलिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी साझेदार को लाभ में गारंटी देने अथवा का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या अर्थ है? सिंपल सा मतलब ये है कि हम आपको बिजनेस में शामिल कर रहे हैं, आप गारंटी में आप शामिल हो रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, कि हम आपको लाभ देंगे, आप पैसा लगाइए, हम आपको प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट से कम नहीं होगा, हम सहमत होते हैं, प्रॉफिट से कम नहीं होगा। तो एक जैसे मान लो कि हम 2 पार्टनर है, ए बी, सी को हमने शामिल किया और सी को मैंने गारंटी दिया, सी कह रहा है नहीं शामिल होगा, तो सी को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम तुमको 5000 से कम का प्रॉफिट नहीं देंगे। 5000 से ज़्यादा ले लेना, लेकिन 5000 से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर कम हो भी जाता है तो कहता है, ए कहता है मैं दे दूंगा, बी कहता है या मैं दे दूंगा, या दोनों कहता है कि मैं दोनों मिल कर दूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या कह रहा है। पढ़िए इसको। कभी कभी किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि नया साझेदार लाभ की एक निश्चित रकम, न्यूनतम राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, न्यूनतम राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार पुराने साझेदार नए साझेदार को उसके वास्तविक लाभ की मात्रा से कम होने की दशा में, है ना, दशा में लाभ के रूप में एक न्यूनतम राशि देने का आश्वासन देता है। मतलब ये कहता है कि आपको इतना तो मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और नए साझेदार को उसके हिस्से से अधिक लाभ दिए जाने के कारण पुराने साझेदार के लाभ में कमी आएगी। नए साझेदार को दी जाने वाली लाभ की अधिकतम राशि को पुराने साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर कोई राशि लाभ साझेदार को दी जाती है और उसमें कोई कमी आ रहा है तो उसको पुराना साझेदार वहन करेगा, मतलब उसकी जिम्मेदारी पुराना साझेदार उठाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप ऐसे लिख लो कि लाभ, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लो, ठीक है। साझेदारों को लाभ में गारंटी देने का अर्थ उसे यह आश्वासन देना कि उसे एक निश्चित रकम लाभ के रूप में दी जाएगी, उससे कम नहीं दी जाएगी, उससे ज़्यादा दी जा सकती है, ठीक है। चलिए, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये प्यारे बच्चों बहुत VVI है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, ठीक है। लाभ का प्रभार क्या होता है, लाभ का बंटवारा क्या होता है। तो लाभ का प्रभार, जितना भी आप PL अकाउंट में काम करते हो ना, जो काटना ही रहता है हर हाल में, तो जैसे मैंने ऑप्शन कहा ना, या पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन रेंट देना है तो भाई वो तो देना ही पड़ेगा। तो वो लाभ का प्रभार है, मतलब लाभ पर भार है जो लाभ में से हर हाल में कटेगा। और लाभ का बंटवारा का मतलब होगा तब बटेगा, नहीं होगा तो नहीं बटेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, सिंपल है। तो शुद्ध लाभ, यहाँ देखना पहला अंतर क्या है, शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए की गई कटौती, ठीक है।
को हम लोग लाभ का प्रभार कहते हैं। यह शुद्ध लाभ का बंटवारा को दिखाता है, ठीक है। यह बांटने का काम करता है, यह उसमें से काटने का काम करता है, ठीक है। यह हानि होने के दशा में भी आप तैयार करेंगे। जब आपको हानि हो जाए तो भी किराया देना है, सैलरी देना है, जो आपने 11th में बनाया होगा पीएल अकाउंट, ठीक है। लेकिन यह हानि होने की दशा में देने की ज़रूरत नहीं है। हानि होने की दशा में कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को, बताइए? नहीं बांटेंगे। चलिए, यह लाभों को के बंटवारे से पूर्व तैयार किया है। स्वाभाविक है कि लाभ को बांटने से पहले आपको लाभ में से जितना भी भार है, बाहरी खर्चे हैं, सबको काटना पड़ेगा। तो लाभ को बांटने से पहले यह बनाया जाता है और ये लाभ का प्रभार बाद में तैयार किया जाता है। बहुत सिंपल, पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए। यह लाभ के बंटवारे में से डेबिट किया जाता है, यह लाभ हानि खाते में से डेबिट किया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो इतने से टॉपिक आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कम से कम इसमें से 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। चलें अगले टॉपिक की तरफ बढ़िए। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? भूतकालीन समायोजन। बहुत सिंपल सा इसका आंसर लिख लीजिए, बहुत सिंपल लिख लीजिए। इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट से नहीं है। लिख लीजिए कि इसमें कोई समायोजन का कोई भी काम अगर छूट गया हो या गलत तरीके से समायोजित हो गया हो, तो उसको अगर हम सिंगल प्रविष्टि से उसको ठीक कर देते हैं तो उसको पास्ट समायोजन कहते हैं, भूतकालीन समायोजन कहते हैं। शुद्ध लाभ को पढ़ेंगे अब। शुद्ध लाभ को साझेदारों के बीच बांटने से पहले सभी समायोजन जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, सही दर से ब्याज इत्यादि का समायोजन हो जाना चाहिए। ये कोई रकम, यदि कोई रकम छूट जाती है, यहाँ यदि कर लीजिएगा ये की जगह पर, यदि कोई रकम छूट गई हो तो लाभ का विभाजन गलत माना जाएगा और इसको सुधारने के लिए निम्न तरीका आप अपना सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट से प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गलती से साझेदारों को दिए जाने वाले पूंजी पर ब्याज, कमीशन इत्यादि की गणना आप कर लीजिए। वेतन, कमीशन, बोनस इत्यादि की गणना करें जो साझेदार को देना है, और दोनों में से दोनों चरण जब आप कंप्लीट कर लेंगे, चरण 1 और चरण 2, राशि का अंतर निकाल लीजिए। यदि किसी साझेदार को अधिक क्रेडिट हो चुका है तो उसे आप उतना से डेबिट कर दीजिए, यदि किसी को अधिक डेबिट हो चुका है तो उतना से क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप कर लीजिए, समायोजित हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको ये पूरा नहीं याद रखना है, आपको बस इतना नोट कर लेना है अपनी कॉपी में कि पास्ट समायोजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए इतना पढ़ना है आपको। आइए अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव टिप्स की तरफ। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। ये पूरा सीरीज़ है, कंप्लीट कर रहा हूँ। थ्योरी मैंने पढ़ाया आपको, अब ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ। एक सीरीज़ में इतनी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। चलिए, और इसके अलावा मैं बता दूँ कि इसका MCQ फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि अकाउंट्स MCQ लिखा होगा, आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको 1 लाइनर पढ़ा रहा हूँ वहाँ आपको ऑप्शनल मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। इसी तरीके से BST के, EPS के भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन, साझेदारों के वेतन को नाम करेंगे। वेतन कहाँ दिखाते हैं साझेदारों का? आपको याद होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया, आपने नोट किया है तो ज़्यादा ध्यान से देखिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपने दिखाया, तो कहाँ डेबिट करेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता में। क्लियर? साझेदारों के चालू खाता कब खोलेंगे? तो अभी मैंने बताया कि जब पूंजी स्थिर हो जाए, ठीक है, तो पूंजी में कोई छेड़छाड़ तो हम नहीं करेंगे, तो उस समय में मजबूरी में हमको चालू खाता खोलना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है कि साझेदारी होता है, ऐच्छिक है भाई, हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है आप साझेदारी करो या ना करो। साझेदारों का दायित्व होता है, ऑप्शन देगा सीमित, असीमित, क्या पूंजी तक सीमित, तो साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, सिंपल, ठीक है, जितना हो सकेगा काम करेगा। साझेदारी संलेख को क्या कहा जाता है? तो साझेदारी का अंतर नियम, साझेदारों के अंदर में क्या नियम है उस नियम को साझेदारी संलेख कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, साझेदारों का फॉर्म से क्या संबंध होता है? तो अभिकर्ता का, मतलब एजेंट का। आप बिजनेस के पार्टनर भी है और बिजनेस को प्रमोट भी करने का काम आप ही का है, तो आप अभिकर्ता हैं बिजनेस के, ठीक है। आप कर्ता धर्ता है, मतलब अभिकर्ता है व्यवसाय के। साझेदारी अनुबंध बनाना अनिवार्य है, अनुबंध बनाना अनिवार्य है, याद रखेंगे, ठीक है। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1932, ऑप्शन देगा 1950, 1930, 1932, कुछ भी दे सकता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1932, 1932।
साझेदारी समझौता हो सकता है, आप लिखेंगे लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। ऑप्शन रहेगा साझेदारी समझौता हो सकता है, ऑप्शन ए में लिखित, ऑप्शन बी में मौखिक, ऑप्शन सी में दोनों। आप आंसर लगाएंगे दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। पूंजी खाते पर जो ब्याज होता है उसको पूंजी खाते में ही क्रेडिट किया जाता है, याद रखेंगे, चालू खाते में नहीं करना है। आगे, किसी साझेदारी संलय के अभाव में, जस्ट आगे है ना, मैंने कहा कि बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, लाभ हानि का विभाजन। अभाव का मतलब यह है कि दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अभाव में और सीधे। तो अगर ये क्वेश्चन रहे कि लाभ हानि का विभाजन होता है तो आप कहोगे समझौते के अनुसार। अब ये क्वेश्चन कह दे कि समझौता ही ना हो तब क्या करेंगे, तो जब अभाव होगा समझौता ना होगा तो बराबर बराबर करेंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज होगा, तो ऋण पर ब्याज बाबू 6% की दर से होगा, याद रखेंगे, ठीक है। 6% क्लियर हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए एक बार फिर फटाफट नोट कर दें। साझेदारों के वेतन को नाम करेंगे लाभ हानि नियोजन खाते में। साझेदारों को चालू खाते खोले जाएंगे कब होगा बाबू, जब पूंजी स्थिर होगा। साझेदारी है ऐच्छिक है, साझेदारों का दायित्व असीमित है। साझेदारों संलेख का मतलब है साझेदारों का अंतर नियम। साझेदारी का फॉर्म के साथ क्या संबंध है, अभिकर्ता का। साझेदारी अनुबंध बनाना अनिवार्य है, साझेदारी संलेख अधिनियम 1932 में। और साझेदारी समझौता हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में। और साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर। और साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी ऋण पर ब्याज 6% की दर से। साझेदारी फॉर्म में अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन होता है समझौते के अनुसार। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन अभाव में कह दे, यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ना, साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन होता है समझौते में, सिंपल। अगर समझौता न हो तब बराबर बराबर, हो गया कन्फ्यूजन दूर। आगे, सीमित दायित्व साझेदारी का विशेषता है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 लाभ हानि खाता बनाया जाता है, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता, यहाँ लिख लेंगे, ठीक करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है विभाजन योग्य लाभ निकालने के लिए। हम लोग इस खाते में विभाजन करते हैं लाभों का, ठीक है। आगे है, एक साझेदार में साझेदारों की अधिकतम संख्या, मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखना 50 हो सकता है। एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 और न्यूनतम 2। पूंजी पर ब्याज क्या है, लाभ का नियोजन या विनियोजन, याद रखेंगे। लाभ में से इसको काटा जाता है साझेदारों के लिए। जब आहरण का समय न दिया हो तो इस बात को याद रखेंगे कि आहरण 6 महीने का लगाएंगे। जब आहरण का समय न दिया रहे तो आहरण 6 महीने के लिए लगाएंगे। फिर से याद रखेंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण कितने महीने के लगेगा, 6 महीने के लिए। यदि आहरण वर्ष भर हो, तारीख में हो, प्रथम माह के लिए, माह के प्रथम दिन के लिए, प्रत्येक माह के प्रारंभ के लिए 5.5, बीच के लिए 6 और 6.5, मतलब 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे। 5.5, 6 और 6.5, ठीक है। प्रारंभ के लिए 5.5, बीच के लिए 6 और अंत के लिए 6.5। तिमाही वाले कंडीशन में आप इसको नोट करेंगे, ये 7.5 होगा प्रारंभ के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। इसे नोट करके पढ़ते रहेंगे। और अगर इसका ट्रिक आपको चाहिए कि आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो बेहतरीन ट्रिक मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर ख़त्म करने के बाद आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। चैनल पे जाइए या सर्च कर लीजिए मेरा नाम, चैनल का नाम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर्च करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको डील किया। यहाँ चूँकि आपको पढ़ना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप नोट करके पढ़ते रहिए। अगला टॉपिक है चालू खाते का शेष होता है। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछ दे कि पूंजी खाते का शेष होता है तो सिर्फ क्रेडिट, लेकिन चालू खाते का शेष आप ऐसे समझ लीजिए, चालू खाते का मतलब चालू है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जो चालू आदमी होता है वो सब जगह हो जाता है, राइट ना, सब जगह समायोजित हो जाता है। लेकिन जो फिक्स होता है वो एक जगह रहता है। तो फिक्स का मतलब क्रेडिट में फिक्स कर दीजिएगा और चालू खाते को डेबिट और क्रेडिट दोनों कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में पूंजी पर ब्याज, याद रखना पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, याद है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन इत्यादि नहीं देते हैं। आहरण पर ब्याज भी नहीं होता है, ऋण पर ब्याज हम देते हैं, ठीक है। 6% की दर से ऋण पर ब्याज देते हैं, पूंजी पर ब्याज हम नहीं देते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है, विनियोजन। मैंने आपको बताया कि पूंजी पर ब्याज क्या है, विनियोजन है। साझेदारों के संलेख की अनुपस्थिति में ऋण या अग्रिम पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा, ठीक है।
ऋण व अग्रिम पर ब्याज क्या है, 6% की दर से दिया जाएगा। सहायतारों के आरोप पर ब्याज क्या है, व्यवसाय के लिए लाभ है, ठीक है, इसलिए लाभ के तौर पर उसको क्रेडिट में शो किया जाता है। आपको याद होगा, मैंने वहाँ पर पढ़ाया। साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन के साथ साथ पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें रेयर हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। पूंजी खाते पर ब्याज पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जब पूंजी खाता स्थिर हो, स्थिर जब होगा तो याद रखना है हिसाब किताब के लिए अलग से एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम चालू खाता है, ठीक है। और यह कहाँ दिखाएंगे, चालू खाते में पूंजी पर ब्याज हम दिखाएंगे, ठीक है। पूंजी खाता जब स्थिर हो तो उसमें कुछ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो जो भी दिखाएंगे, चाहे पूंजी पर ब्याज हो, सैलरी हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब दिखाएंगे चालू खाते में। क्लियर हो गया? क्लियर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि साझेदारों के चालू खाता कब खोलेंगे, तो जब पूंजी स्थिर होगा। पूंजी स्थिर है, इसका मतलब हम उसमें कोई हिसाब नहीं कर सकते। अब हमारे साथ मजबूरी ये है कि हिसाब किताब करने के लिए एक अलग से चालू खाता खोलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। साझेदारों के आरंभ ब्याज के लिए डेबिट करेंगे, तो आपको मैंने पढ़ाया पूंजी खाता। पूंजी खाता में मैंने पढ़ाया कि आहरण पर जो ब्याज होता है पूंजी खाता में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों 2 में दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि इसको हम साझेदारों खाते को पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट करेंगे। फॉर्म के लिए आरंभ पर ब्याज क्या है, आय है। अगला क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है। साझेदारों को के पूंजी पर जो ब्याज आप देंगे वो कहाँ दिखाएंगे, ठीक है, कहाँ से प्रभावित करेंगे, मतलब कहाँ से उसको काट देंगे, किस अकाउंट से उसको डेबिट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए लाभ हानि नियोजन खाता, जस्ट मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है चालू खाता क्या है, तो चालू खाता व्यक्तिगत खाता है, चूँकि ये आदमी का खाता है, ठीक है, किसी साझेदार का खाता है। इसी तरीके से साझेदारों का पूंजी खाता भी व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि ये साझेदारों का खाता है और साझेदार क्या है, व्यक्ति। 35 साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभ की पूंजी पर, मैंने बताया था नोट में, याद होगा। साझेदारों के द्वारा फॉर्म के लिए अग्रिम पर ब्याज है, प्रभार है, ठीक है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, आप चाहें तो इसको बनाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं आपके वीडियो पर रख देता हूँ, इसको बनाकर देखिए। कंप्लीट हुआ ये सीरीज इस चैप्टर का, ठीक है। आप चाहें तो नोट करें, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम कर करके देता हूँ आपको। चलिए आप इसे नोट कर लें। 13 तक हो गया। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। इतने कम समय में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक वीडियो में मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा दिया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दिया। अब इसके वो क्या देखनी है, इसके अलावा आपको हमारा जो अकाउंट का MCQ है वो ज़रूर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको 1 लाइनर में पढ़ाया है, ये 100% आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम तक याद रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए, इसके अलावा बहुत सारे चैनल पे वीडियो है, उसको भी देखिए। सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, यूज़फुल है। तो इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है।